है ना। देख भाई लोग है, आप आउट ऑफ फोकस होता है वो। अच्छा देख एक बार, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज मैं आपको कुछ बेसिक ऐसे पॉइंट्स करवाना चाहती हूँ जिसमें से क्वेश्चन आता है आपका और काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। हम लोग मतलब कि हमने जब +1 में पढ़ाई करनी स्टार्ट करी अकाउंट्स की, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई हैं, क्या हम +1 की बुक को दोबारा से उठा के बैठें। लेकिन अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें कंफ्यूजिंग रहता है कि हाँ पता नहीं कुछ था तो सही, जैसे डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, जर्नल प्रॉपर है। पिछले साल एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम लोग वो वाला टॉपिक करेंगे। और एक कैश बुक का भी एक होती है हमारी कैश बुक। अगर हम कैश बुक की बात करें तो मैं आपको पहले पूरी बुक्स के बारे में बताऊंगी, कौन कौन सी बुक्स हम लोग मेंटेन करते हैं। जनरली हम लोग जो भी अकाउंट सीखते हैं तो हम हमेशा ही एक बड़ी कंपनी, बड़ी फर्म, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ही अकाउंट बनाना सीखते हैं। हम लोग जनरली जो छोटे ये कह सकते हैं कि दुकानदार टाइप के गली मोहल्लों में जो दुकान में जो अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, उन लोगों के अकाउंट्स बनाना हम लोग नहीं सीखते। हम लोग एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो जब हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट बनाना सीखते हैं तो उसके अंदर हमें काफ़ी सारी बुक्स भी बनानी पड़ती हैं। कैश बुक अलग बनानी पड़ती है, और सेल बुक अलग, परचेज बुक अलग, परचेज रिटर्न बुक अलग, सेल बुक अलग, सेल रिटर्न बुक अलग, और जर्नल प्रॉपर की अलग। तो वो क्या क्या होती है, किस हिसाब से बनाई जाती हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिएगा, सबसे पहले कैश बुक की बात करेंगे तो कैश बुक का मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कैश बुक। कैश बुक में जितनी भी कैश से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी कैश बुक में आती हैं। और एक और बात कि कैश बुक या फिर कैश अकाउंट, कुछ लोग क्या करते हैं सिंपल कैश अकाउंट बनाते हैं और कुछ क्या करते हैं कैश बुक बनाते हैं। तो कैश बुक के अंदर भी कैश अकाउंट जो है वो हमारा कौन सा होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट हमारी एसेट है, जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं वो सारी की सारी हमारी कौन सी होती हैं, रियल अकाउंट होती हैं। तो रियल अकाउंट में जो कैश है वो भी हमारा रियल अकाउंट है, और कौन सा है, टेंजिबल एसेट है। कैश को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसे गिन भी सकते हैं, तो वो टेंजिबल एसेट में आता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट अकाउंट का जो हमारा रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट what comes in, credit what goes out। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट होगा और जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट होगा। तो कैश की एंट्री में अगर कैश हमारे पास आएगा तो वो डेबिट होगा, और अगर कैश हमारे पास से जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। और कैश का जो बैलेंस है हमेशा ही डेबिट होगा, ये आपने ध्यान करना है। कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होता, माइनस में कभी हो ही नहीं सकता। गले में आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप 1000 रुपये तक की ही पेमेंट कर सकते हो। अगर आप 1000 से ऊपर की करते हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्रेडिट पेमेंट कर रहे हो। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि नहीं मैम गले में तो 1000 रुपये थे, 1000 रुपये का हमने गूगल पे कर दिया। तो गूगल पे का मतलब क्या हो गया कि आपने बैंक से पेमेंट कर दी। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को हम लोग एक ही मानते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और आप 50,000 रुपीज़ अपने पास रखते हैं और 50,000 रुपीज़ आप बैंक में जमा कराते हैं। तो अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपके पास पैसा कितना है तो आप यही कहेंगे 50,000 तो मेरे पास रखा है, 50,000 मेरा बैंक में रखा है, यानी टोटल आपके पास 1 लाख रुपीज़ है। तो उसी पे ही हम है कि कैश का जो बैलेंस है हमेशा ही आपका क्या होगा, डेबिट होगा, कभी भी क्रेडिट नहीं होता है। ये एक इसका बेसिक पॉइंट है। अब इसके बाद कुछ और मैं पॉइंट बताना चाहूँगी आपको कैश बुक के। कैश बुक में हमारी जो बुक है वो एक तो सिंगल कॉलम वाली आती है, सिंगल, एक डबल वाली हो गई और एक ट्रिपल हो गई। अब ये सिंगल, डबल, ट्रिपल का क्या सिस्टम है, सिंगल कैश कॉलम वाली जो एंट्रीज होती हैं उसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ही एंट्रीज होंगी, बैंक से रिलेटेड कोई भी एंट्री उसके अंदर नहीं होगी। तो ये सिंगल कॉलम वाली बुक हो गई। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कैश बुक कितने कॉलम की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो सिंगल कॉलम हो गई, डबल कॉलम हो गई और ट्रिपल कॉलम हो गई। तो सिंगल कॉलम में
केवल और केवल कैश की ही एंट्री आएंगी। डबल कॉलम के अंदर हम लोग बैंक की एंट्री भी करेंगे और कैश की एंट्री भी करेंगे। और जो बैंक की एंट्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपया, वही वाला एग्जाम्पल है, 50,000 रुपये आपके पास बैंक में है और 50,000 रुपये आपके पास गले में है। आपने अपने गले में से 10,000 रुपये निकाले और बैंक में जमा करवा दिए, तो आपके पास टोटल तो अभी भी 1 लाख रुपया ही है। बैंक में कितना चला गया, 60,000 रुपये, और आपके पास गले में कितना रह गया, 40,000 रुपये। बैंक से आप कैश निकलवा के अपने गले में डाल रहे हो 10,000 रुपये, तो क्या हो जाएगा, बैंक का बैलेंस 40,000 रुपये हो जाएगा और आपका जो कैश का बैलेंस है वो 60,000 हो जाएगा, रहेगा एक का 1 लाख रुपया। तो इसका क्या मतलब हो गया, एक जो बैलेंस है वही इक्वल का इक्वल ही है, लेकिन बैंक और कैश के बैलेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। बैंक की एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ट्रिपल कॉलम वाली के अंदर क्या होता है जी, हमारा डिस्काउंट आता है। अब ये डिस्काउंट कौन से वाला, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की जो एंट्री होती है वो कई बार डिस्काउंट वाले कॉलम में आ जाती है, क्योंकि हम कैश पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, और कोई कस्टमर कैश पेमेंट करता है तो हम डिस्काउंट देते हैं, तो कई बार डिस्काउंट वाली एंट्री भी हम कैश वाले में काउंट कर लेते हैं। तो ये आपका सिस्टम था डबल कॉलम सिंगल कॉलम वाला। अब एक और पिछली बार आपके पेपर में आया हुआ था पैटी कैश बुक। तो पैटी कैश बुक में काफ़ी सारे ऑप्शन आए हुए थे कि जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो पैटी कैश बुक होती है, या फिर बड़े एक्सपेंसेस किए जाते हैं, या फिर कोई और इसकी पेमेंट करता है। तो पैटी कैश बुक क्या होती है, एक बार वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पिछली बार आपके पेपर में आया हुआ था, मैं आपको जितने भी टॉपिक करवाती हूँ वो लगभग आपके प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोशिश मेरी वही रहती है कि मैं उसको आपको सोल्व करवाऊँ। और कुछ टॉपिक ऐसे जो मुझे लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकेंगे। बाकी पेपर जो एग्जामिनर है वही पेपर सेट करता है। अब ये कहा जाए कि मैम आपके वाले में से पेपर आया या आपके वाले में से पेपर नहीं आया, तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग तो क्या है, प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि पिछले 6-7 सालों से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उम्मीद है कि अगली बार भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बाकी पेपर सेट करने वाला किस हिसाब से पेपर सेट करता है वो तो आगे की बात है। एक्सपेक्टेशन है, प्रिडिक्शन है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं पेपर में। एक है जी आपकी पैटी कैश बुक। अब ये पैटी कैश बुक का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग जो भी एंट्रीज करते हैं, जिस भी अकाउंट बनाना सीखते हैं, जब हम अकाउंट बनाना सीखते हैं तो हम छोटे ऑर्गेनाइजर्स के बिजनेस को बनाना नहीं सीख रहे अकाउंट्स को, हम एक बड़ी कंपनी फर्म की अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो हमने ये मान लिया कि जैसे कि कैश बुक है, एक कैश बुक मेंटेन हो रही है कैशियर के पास, कैश बुक वो मेंटेन कर रहा है। अब कैशियर के पास जो एक बड़ा कैशियर है, या कह सकते हैं कि हेड कैशियर है, हेड कैशियर अकाउंट बना रहा है और कैश बुक में मेंटेन करता है। अब उसके पास डेली की लगभग 3 लाख की एंट्रीज होती हैं, और छोटे छोटे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैशियर के पास चले गए और बोले जी हमने तो पेंसिल लेनी है, जगह 10 रुपये देना, पेन लेना है, 5 रुपये देना, रबर लेनी है, इरेजर लेनी है, 10 रुपये देना। तो वो परेशान हो गया, बोला मैं लाखों की एंट्री में ये 5-5, 10-10 रुपये की एंट्री जो रोज़ की एंट्रीज है, कभी आपको पेन चाहिए, कभी आपको पेंसिल चाहिए, उनके पैसे मैं आपको देता रहता हूँ। कभी छोटी मोटी स्टेशनरी ले आए, कभी आप ग्लास टूट गए ग्लास ले आए, कभी आप पानी के लिए कुछ ले आए, कभी ठंडा ले आए, तो इन चीज़ों के पैसे मैं बार बार दे के मैं तो अकाउंट्स में हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने क्या किया, हेड कैशियर ने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया, मान लो राम को अपॉइंट कर दिया, और राम को डेली के कितने पैसे दे दिए, 5,000 रुपये। आइडिया लगा ले कि लगभग डेली का 5,000 रुपये का खर्चा है, कि 5,000 रुपये तेरे पास हैं, तो इसमें खर्चा कर, पेन ले, पेंसिल ले, लेज़र ले, जो मर्जी ले, और शाम को मुझे आके हिसाब दे देना। और शाम को वो सारी की सारी पेमेंट को मिसलेनियस एक्सपेंसेस में या फिर स्टेशनरी में, जिसमें भी जिस तरह का रिलेटेड खर्चा होता है, उस तरह के खर्चों को जर्नल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल के उसकी एक एंट्री कर दे, तो वो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पैटी कैश बुक का क्या मतलब होता है, जो छोटे मोटे खर्चे हैं, एक कैशियर अलग से एक लेजर बना के या एक अलग से एक बल्क में अमाउंट दे के उसकी एंट्रीज पैटी कैश बुक में कर दी, और जब मान लो 5,000 रुपये की एक एंट्री इकट्ठी डली हुई है,
तो मान लो मैं ओनर हूँ और मुझे ही कहा जाए कि ये 5,000 रुपये, मैं अगर पूछ रही हूँ कि ये 5,000 रुपये का खर्चा कहाँ हुआ, तो पैटी कैश बुक के अंदर सारा एक्सपेंस डिटेल में लिखा हुआ होगा कि पेंसिल आई, इरेजर आई, लेज़र आया, पानी के गिलास आए, या जो भी जितने भी स्नैक्स वगैरह आए, जो डेली के रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो उसके अंदर हो रहे होंगे। और हम जब कैश बुक के अंदर दिखाएंगे तो हम पैटी कैश बुक से वो बैलेंस उठा लेंगे 5,000 रुपीज़ का डेली का, अगर 5,000 लगे 3,000 लिखे, जितना बैलेंस है वो लिख के वो एंट्रीज कर देंगे, तो वो अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, कैशियर के लिए कैश को मेंटेन करना। इसको बोलते हैं हम लोग पैटी कैश बुक। उसके बाद अगला देखिएगा आप, कैश से रिलेटेड कोई भी एंट्री, चाहे हम हवाई जहाज खरीदें, चाहे हम एक सुई खरीदें, एंट्री होती है कैश से रिलेटेड। अगर लेकिन क्या बिजनेस कैश से चलता है? बिजनेस तो कैश से नहीं चलता। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उधार परचेज भी करनी पड़ेगी, हमें उधार में सेल भी करनी पड़ेगी, हमें अगर किसी से कुछ उधार में सामान खरीदा है तो हम उसको वापस भी करके आएंगे, हम सामान किसी को बेच रहे हैं तो वो भी हमें वापस करके जाएगा। तो वो सारी एंट्री कहाँ पर होंगी? तो ये है उसका, अगर हम कोई भी सामान उधार में परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री परचेज बुक में होगी। लेकिन परचेज बुक में कोई भी एंट्री, इसका मतलब अगर हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं और हमने एक फ्रिज ले लिया तो क्या हम उसकी भी एंट्री करेंगे? अब क्वेश्चन आ जाता है कि परचेज बुक के अंदर कौन कौन सी एंट्री होती है और कौन सी नहीं होती। हम जिस भी चीज़ का बिजनेस करते हैं उसको हम हमेशा ही गुड्स बोलते हैं, लेकिन हम गुड्स की एंट्री गुड्स में ना करके किस में करते हैं? एक तो परचेज में, एक सेल में, एक परचेज रिटर्न में, एक सेल रिटर्न में, और एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। 6 आइटम हो गई। हम गुड्स की एंट्री को या तो परचेज बोलेंगे, सेल बोलेंगे, परचेज रिटर्न बोलेंगे, सेल रिटर्न बोलेंगे, या फिर ओपनिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा हम अपने माल को किसी भी अन्य नाम से नहीं जानते। हम हमारे बिजनेस के अंदर इन शब्दों का यूज़ अपने माल के लिए करते हैं जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस करते हैं। तो लेकिन बिजनेस के अंदर तो बहुत सारा सामान परचेज किया जाता है, एसेट्स है, फर्नीचर खरीदा, पंखा लिया, टीवी लिया, फ्रिज लिया, उसकी एंट्री कहाँ होगी? तो उसकी एंट्री इनमें नहीं होने वाली। यानी कि परचेज बुक के अंदर जो भी हम उधार में अपना माल परचेज करते हैं उसकी एंट्री होगी। हम लोग कोई भी एसेट अगर उधार में परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री नहीं होगी। कैश में करेंगे तो एंट्री नहीं होगी। अगर हम कैश में करेंगे तो भी नहीं होगी इसकी एंट्री, ना ही हम कोई एसेट करेंगे तो भी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की एंट्री होगी इसके अंदर, क्रेडिट की, वो भी हमारी गुड्स की। ठीक है, ये आपने ध्यान करना है, क्योंकि पेपर में ये भी आ सकता है कि अगर हमने एसेट उधार में परचेज करी तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? क्या परचेज बुक में होगी? नहीं होगी। सेम ही, और एक और बात सेल की, सेल का भी सेम है, बिल्कुल सेम। अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, क्रेडिट पे, तो हम सारी की सारी एंट्री सेल बुक में करेंगे, क्रेडिट सेल। लेकिन हम लोग अगर एसेट सेल करते हैं तो नहीं होगी। अगर हम कैश में गुड्स को सेल करते हैं, गुड्स को, तो भी नहीं होगी। ये हमने ध्यान करना है। ये हो गया परचेज बुक और सेल बुक। अब आ जाओ जी आप सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। जब हम किसी से सामान खरीद के आए और हमने उधार खरीदा तो हम जाते जाते उसको कुछ बोल के आते हैं। सामान तो हमने खरीद लिया उधार पे, लेकिन अगर हमें सामान पसंद नहीं आया ना तो हम वापस कर जाएंगे, कुछ खराब पीस आ गए तो वापस कर देंगे। तो अब हमने परचेज जो किया सामान, अब हमें ऐसा लगा कि ये सामान तो हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हमने उसमें से कुछ माल को वापस कर दिया, तो वो किस में आ जाएगा? जो उधार खरीदा हुआ है, ये ध्यान करना है, उधार वाला, क्रेडिट वाला, तो हम उसको परचेज रिटर्न बुक के अंदर करेंगे। और परचेज रिटर्न बुक के अंदर जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो हम साथ में एक और क्या काम करेंगे? डेबिट नोट देंगे, डेबिट नोट। ये आपने ध्यान करना है,
कि डेबिट नोट क्या होता है, जब हम कोई भी माल को परचेज किए हुए को वापस करते हैं तो हम एक डेबिट नोट देते हैं। वो डेबिट नोट का मतलब क्या होता है कि हम इस पार्टी को अब डेबिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने राम से माल खरीदा तो हम लोगों ने एंट्री क्या की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लो राम से खरीदा तो राम अकाउंट, मान लीजिए 50,000। अब हमने 5,000 रुपीज का माल वापस कर दिया तो हम क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000। अब हमने राम को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो डेबिट कर दिया तो हम इसलिए उसको डेबिट नोट भेजेंगे कि हमने आपको डेबिट कर दिया, आप भी डेबिट कर लीजिए। लेकिन वो डेबिट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। यानी कि सेल रिटर्न होगी उसके पास तो वो क्रेडिट नोट बनाएगा, वो मैं अगले पॉइंट में बताती हूँ आपको। तो परचेज रिटर्न में क्या बनेगा, डेबिट नोट बनेगा, क्योंकि वो डेबिट करेगा पार्टी को, इसलिए ये भी ध्यान करना, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। अब आ गया जी इसका जस्ट अपोजिट, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक में जितने भी माल हमारा उधार में बेचा जाता है तो वो हमारे पास माल वापस भी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा बिक गया। पैसे आने से पहले जब हमने पैसे मांगे तो बोले आपका तो सामान खराब था, बोले वापस कर दो। तो जब माल वापस आएगा तो ये सेल जो क्रेडिटर है जिसने माल बेचा है वो क्या करेगा, उसके लिए वो क्रेडिट नोट होगा, ये क्रेडिट नोट बनाएगा। अब ये क्रेडिट नोट कैसे बनाएगा, मान लो राम को माल बेचा तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री की होगी 50,000 रुपीज की, ये हो गई 50,000 रुपीज की। अब माल वापस आ गया तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम 5,000। तो अब इसने राम को क्रेडिट कर दिया। राम को जैसे ही क्रेडिट किया, एंट्री क्रेडिट की है तो क्रेडिट नोट बनाएगा। सेल रिटर्न में क्रेडिट नोट बनाया जाता है और परचेज रिटर्न में जो परचेज रिटर्न करके आएगा वो डेबिट नोट बनाएगा। जिसको परचेज को रिटर्न को हम करके आएंगे वो क्रेडिट नोट बनाएगा और जो जिससे परचेज करेंगे वो डेबिट नोट बनाएगा। ये इसका सिस्टम होता है। अब आगे हम लोग कहाँ, जर्नल प्रॉपर पे। आपको मैंने कैश से रिलेटेड सारी एंट्रीज बता दी, मैंने आपको क्रेडिट वाली एंट्री भी बता दी। अगर हम माल को उधार खरीदते हैं बेचते हैं तो कहाँ एंट्री करेंगे वो सब बता दिया। लेकिन क्या बिजनेस के अंदर सिर्फ यही एंट्रीज होती हैं? बिजनेस में तो बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस का एंड हुआ, उन सब की एंट्री कहाँ होंगी? जितनी भी एंट्रीज हैं बाकी, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे हम लोग, बिजनेस को बंद करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी जर्नल प्रॉपर में आएंगी। अब इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। कैश से रिलेटेड एंट्रीज सारी की सारी कैश में, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज जिसका हम बिजनेस करते हैं सारी कैश परचेज बुक में और सेल बुक में, वापस करने वाली सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के अंदर। तो बाकी की जो बच गई, लॉस बाय फायर, ना पैसा आया ना पैसा गया, एंट्री कहाँ होगी? जर्नल प्रॉपर में। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, सारी एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में आएंगी। अब आज के बाद कोई भी एंट्री अगर आपसे पूछी जाए तो मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि इसके अलावा जितनी भी एंट्री हैं वो सारी की सारी जर्नल प्रॉपर में आएंगी। तो ये था आज का टॉपिक, कैश बुक और आपकी जितनी भी बुक्स हैं
और उनका क्या लॉजिक है, क्या डेबिट नोट होता है, क्या क्रेडिट नोट होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे पार्टी को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये नोट बनता है, और साथ में जर्नल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। बाकी जितनी एंट्रीज हैं वो सारी जर्नल प्रॉपर में होंगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, एस्टेट आपका होना है, होके रहेगा, वैकेंसीज आके रहेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से जो टीजीटी की वैकेंसी आई, चांसेस तो ये भी लग रहे हैं कि टीजीटी की वैकेंसी आने के बाद एक बार दोबारा से एस्टेट होने के बाद पोर्टल खुलने की संभावना है। तो हमारी तो जो वैकेंसीज हैं वो एचपीएससी के थ्रू आएंगी, पीजीटी की। तो आप लोग तैयारी जो है वो थोड़ी ज़ोरों से कीजिए। जैसे ही एस्टेट का पेपर होगा, रिक्विजिशन गई हुई है, एचपीएससी के थ्रू हमारी पोस्टें फिल हो जाएंगी। उसका सिलेबस और क्या पैटर्न रहेगा वो सब भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जल्दी ही पूरा डिटेल में लेके, क्योंकि अभी पर्टिकुलर उसका सिलेबस या क्राइटेरिया आया नहीं है। तो जैसे ही वो आ जाएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।